हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेनू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी चाहे हिंदी पेडालॉजी हो, इंग्लिश पेडालॉजी हो या सीडीपी हो, सब में ये टॉपिक्स पूछा जाता है, जिसको कहते हैं रेडिमल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। इसकी सारे पॉइंट्स में इस शॉर्ट नोट्स में क्लियर करूंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से करोगे। एक टीएलएम है जो भी हम करेंगे, और एक तीसरा है पाठ्य पुस्तक। ये सब हिंदी पेडालॉजी के टॉपिक है, लेकिन ये आपके सभी में सीडीपी में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उपचारात्मक। उपचारात्मक होता क्या है? उपचार मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पहले हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर देखता है आपको प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछता है, आपने इसको प्रॉब्लम बता देता है। फिर वो क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम तो पता चल जाता है, उसको निदान करने के लिए क्या करता है? रेडीमेल देता है, आपको मेडिसिन देता है, उसके अकॉर्डिंग जांच करता है या देखता है कि हाँ आपके अपने रिसिप्शन में जो रिसिप्ट होती है उसमें अपनी डिटेल लिखता है कि आपको ये मेडिसिन है। ठीक, तो वही चीज़ बच्चों में इंक्लूड होती है। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? जब बच्चों में विशेष प्रॉब्लम्स हमने ढूंढ ली है, तब उसका क्या करना है? उपचार करना है, उसका प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालना है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं वो हम इसे वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है उपचार जो शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए जो विशेष शिक्षण का उपाय है जिसमें किसी विशेष या कौशल में कमजोर है। वही चीज़ मैंने बोली। इसका उद्देश्य होता है कठिनाइयों को दूर करना और सामान्य स्तर तक लाना, उसको एवरेज तक लाना। जितने भी बच्चे क्लास में, कई बार होता है कि बच्चे की जो कैपेसिटी होती है उतनी नहीं होती, लेकिन हम उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके उसको उस लेवल तक ला सकते हैं। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये ध्यान में रखना है। इसकी आवश्यकता हो लेती है ताकि सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से, समान गति से नहीं सीखते हैं। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। इसमें सभी विद्यार्थियों की बुद्धि, सामाजिक, पारिवारिक, भाषा के कारण पीछे रह जाते हैं। इसका जो आवश्यकता होती है, समय पर सहायता ना करने पर उनको आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए इसकी विशेष सहायता के द्वारा ही सीखने में कठिनाई को दूर करना आवश्यक हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। सीखने की कठिनाई को पहचान करना, कमजोरी जो जो बिंदु होते हैं उसको हम दूर करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, उसके बाद सीखने में रुचि उत्पन्न करना, सामान्य स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि लाना। कहने का अभिप्राय है कि बच्चे में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी पहचान करना, उसको दूर करना, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना और उसकी रुचि भी बढ़ाना। वो रुचि अपने आप बढ़ेगी उसके पर, और उसका इमोशनल, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सुदृढ़ बनाना, उसको पक्का बनाना कि ताकि वो चीज़ उसको अच्छा इंसान बना सके। इसकी विशेषता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो स्लो लर्नर है। समस्या निवारण पर केंद्रित होते हैं। सरल भाषा में छोटे छोटे चरण दिए जाते हैं टीचिंग में। उससे बहुत है पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार अभ्यास करा जाता है, प्रोत्साहन पर बल दिया जाता है। निरंतर मूल्यांकन करने से, फीडबैक करने से बच्चे में प्रोग्रेस बहुत अच्छे लेवल पर होती है। छात्र की प्रगति के अनुसार शिक्षण में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब इसके चरण होते हैं, तो इसको चरण को ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहले कठिनाई की पहचान करना, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। कठिनाई के कारण उसका पता लगाना कि किस प्रॉब्लम में कठिनाई आ रही है। फिर उसकी योजना बनाना, प्लानिंग बनाना शिक्षण की। फिर उपचार गतिविधियाँ बनाना। फिर दोबारा रिवैल्यूएशन करना, पुनर्मूल्यांकन करना और सामान्य शिक्षण में उसका समावेशन करना, यानी कि उसकी प्रॉब्लम का निदान करना। यही इसकी है। इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती है? व्यक्तिगत होती है, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की विधि को अपनाना। ग्रुप होती है, ग्रुप लर्निंग करना। एक्स्ट्रा टीचिंग करना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन बच्चों से नहीं है, उनको उनके लेवल पर और अच्छा बनाने के लिए उनको अच्छे से क्लासेस दी जाती है। सिंप्लीफिकेशन तरीके अपनाना, पुनरावृत्ति या अभ्यास करना, खेल संबंधी विधियों को अपनाना। छोटी क्लासेस में ज़्यादा होता है। समूह टीचिंग बड़ी क्लासेस में भी होता है। खुद से या तो खुद से अध्ययन कर ले या फिर कुछ ग्रुप्स बना के अपना अधिगम कर ले, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी भूमिका क्या होती है इसमें? विद्यार्थी की कठिनाइयों को समझना, सहानुभूति और सहयोग व्यवहार रखना, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विधियों का चयन करना, निरंतर प्रोत्साहन करना, मोटिवेशन करना, मार्गदर्शन करना, प्रगति की जांच करना और आवश्यक संशोधन करना, अभिभावक व सहयोग से प्राप्त करना। यानी कि जो भी उसकी प्रोग्रेस है बच्चे की, टीचर को ध्यान में रखना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, फिर उसका साथ सहयोग देना, सहानुभूति देना, उसके साथ सामग्री के साथ उसका चयन करना, विधियाँ अपनाना कि उसके लिए कौन सी विधि अपनी अच्छी रहेगी, प्रोत्साहन व मार्गदर्शन करना, उसकी जांच करना और फिर उसका संशोधन करके उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। और अभिभावक के पेरेंट्स होते हैं उसका भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सामान्य सीखने की कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती है। ठीक है,
पठन की अभी हमने थोड़ी देर पहले ही, अगर आपने इसे प्रीवियस की वीडियो देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। पठन की कठिनाई क्या आती है, लिखने की त्रुटियाँ, गणना की, ध्यान की, स्मरण शक्ति की, भाषा संबंधी रुचि की, सामाजिक रचनात्मक समस्या, पारिवारिक पर्यावरण के कारण। इसका महत्व, कोई भी विद्यार्थी पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है उसकी तो आता ही आते हैं, साथ में एजुकेशन सिस्टम भी सही होता है। अब TML कौन से यूज़ करने चाहिए, इसको पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है, टीचिंग में आप जाते हो तो सारी चीज़ के TML यूज़ होते हैं। सबसे पहला है टीचिंग, इसको बोलते हैं हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये उपकरण वे होते हैं जिसके द्वारा शिक्षक को सरल, रोचक और प्रभावी और क्रियात्मक बनाने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं, अधिगम स्थायी होता है, परमानेंट होता है। TML का यूज क्या है, अमूर्त। अमूर्त मतलब है जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसको मूर्त रूप में दिखाना, सीखने। अब एक तरीके से ग्लोब है, अब पृथ्वी तो हम सामने नहीं दिखा सकते ना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई SST पढ़ा रहा है, SST में अब अर्थ के बारे में बताना है, अर्थ में सारे छोटे छोटे महासागर, नदियाँ, झीलें, इनके बारे में बताना है। तो अब हम पृथ्वी को तो नहीं ला सकते, तो उसकी जगह पर एक ऐसी चीज़ या ऐसा हम कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ग्लोब ला देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को दिखाते हैं कि यहाँ अर्थ है, अर्थ में कहाँ कहाँ कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सागर, महासागर बताया जाता है। तो इससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है और समझना भी ईजी रहता है। बड़ी क्लासेस में तो बहुत ही ज़्यादा, छोटी क्लासेस में तो रहता ही है, उसके साथ तो बहुत सारे TLM यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाता है। ऑब्वियसली है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, बच्चे जानने की जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे कैसे करना है। जटिल जितनी भी मुश्किलें आती है उसको सरल बन जाता है। परमानेंट होता है, अधिगम लर्निंग स्थायी होती है, जो सामने है वही हमें दिख के समझ रहे हैं और इससे जल्दी समझता है बच्चा। और इंद्रियां भी उसकी समन्वित रहती है, उसकी जो आँख, कान, नाक सब एक्टिव रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसके प्रकार होते हैं अलग अलग, स्थाई, परमानेंट होते हैं, जैसे मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ग्लोब हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पोस्टर। अस्थाई चार्ट पेपर हो गया, हस्तलिखी हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, जो पॉपट्स होते हैं छोटी क्लासेस में, डिजिटल सामग्री, स्मार्ट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, शैक्षिक ऐप्स हो गई, वीडियो हो गई, मुद्रित पाठ्य पुस्तक हो गई, वर्कशीट हो गई, चित्र हो गए और समाचार पत्र हो गए। स्थानीय उपलब्ध जैसे बीज, वे साइंस के में होते हैं, पत्ते, पत्थर, बोतल में डिब्बे, मिट्टी। इसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें सरल और उपयोगी अध्ययन करना, पाठ्य वस्तु के अनुरूप करना, आकर्षक और स्पष्ट बनाना, टिकाऊ बनाना, सुधारित करना, सुरक्षित करना, स्थायी संसाधनों को तैयार रखना। विद्यार्थियों की आयु के अनुसार हो सकते हैं, हर एज ग्रुप में TML का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिए, छोटी क्लासेस में जैसे चार्ट और पोस्टर नहीं बता सकते तो हम कुछ और चीज़ यूज़ करते हैं। फ्लैश कार्ड छोटी क्लासेस में होता है, गणित का हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें एक ट्री का बताया तो विज्ञान मॉडल बना सकते हैं, इस तरीके से स्थायी सामग्री दे सकते हैं, डिजिटल सामग्री दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, वो इसी में ही जुड़ा हुआ है। पाठ्य पुस्तक हमारे जो सामग्री होती है वो शिक्षण की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसका उपयोग हमें शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी और लक्ष्यपरक बनाता है। इसका महत्व क्या है, ये पाठ्यक्रम के प्रमाणिक जो हमारे पास ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित सामग्री प्रदान करता है, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, शिक्षण के मार्गदर्शन में कार्य करता है, शिक्षण विद्यार्थियों के स्व अध्याय में सहायता करता है, मूल्यांकन अभ्यास करने में सहायता करता है। इसका उपयोग कैसे करें, पाठ को पुनः तैयारी से पहले पढ़ाए, पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र स्रोत ना बनाएं, कठिन या मुश्किल नए शब्दों की व्याख्या करें, डिटेल में बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, बच्चों को उदाहरण, गतिविधि और प्रश्नों पर चर्चा करें, चार्ट, चित्र और तालिका आदि का उपयोग करें, पुनरावृत्ति और अभ्यास कराएं, मूल्यांकन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। सामग्री क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे संदर्भ रेफरेंस बुक ले सकते हैं, वर्कशीट दे सकते हैं, पिक्चर्स बुक्स दे सकते हैं, शब्दकोश, विश्वकोश, पाठ, मॉडल, समाचार पत्र, पत्रिका, ऑडियो, वीडियो और इंटरनेट। ये सारी चीज़ों से हम और भी अच्छा इनको बना सकते हैं। ठीक है, बोरियत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, बच्चों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो बच्चों भी आते हैं। इससे क्या होगा, पाठ्य पुस्तक की समझ क्या होगी, गहरी होगी, विविध अलग अलग स्रोत मिल जाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा, शोध होगा, रिसर्च करेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, रचनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, वर्तमान और व्यापक जानकारी मिलती है, सीखने की प्रक्रिया रोचक और प्रभावी होती है। ठीक है, ये इसके लाभ है। इसके सुझाव क्या है, पाठ्यक्रम और कक्षा स्तर के अनुसार सामग्री चुनें, सहायक सामग्री को उद्देश्यपूर्ण रूपक से चुनें,
स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, कक्षा में प्रदर्शित करें, विद्यार्थियों को शामिल करें। जितने से जितना अधिक विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करोगे उतना ही अधिक आपके पाठ्य पुस्तकों में होगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ा दिया और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय समय पर बच्चों में सामग्री प्रदान करें, प्रयोग करें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। हमने एक एक करके सबसे पहले सुझाव पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम और कक्षा स्तर के अनुसार सामग्री चुनें। सहायक सामग्री को उद्देश्यपूर्वक रूप से प्रयोग करें। स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। कक्षा में प्रदर्शित करें, विद्यार्थियों को शामिल करें। समय समय पर अध्ययन सामग्री का प्रयोग करें। ठीक है, इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। आत्मनिर्भर और सक्रिय शिक्षण सहायक होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं वो प्रभावी, रोचक और स्थायी बनता है। सभी विद्यार्थियों को समग्र विकास का प्रयोग करें। ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो ये हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है मैंने जो एक ही में ही सारी चीज़ को कवर करता है। ये तीनों ही टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही रेलिवेंट है और इसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन 101% आते हैं। तो जितने भी बच्चे सीटेक वाले हैं वो इस टॉपिक्स को ज़रूर तैयार कर लेना और इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार कर लेना। इतना ही बहुत है। मैं 10-10 मिनट की वीडियो मिला रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।